ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में विस्तार और प्रमुख योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय परषोत्तम रुपाला जी। आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है। जी राम राम, नमस्ते। मंत्री जी, हम जैसे जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक प्रमुख क्षेत्र है जो करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मत्स्य पालन क्षेत्र में किस प्रकार भारत के सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत के अर्थतंत्र की आप जब भी चर्चा करेंगे तो भारत देश की तस्वीर आपके सामने आनी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत एक पशुपालकों का प्रदेश है, ऐसे ही भारत मछुआरों का भी देश है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी जो है इसी के चलते हमारे पास 8000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और ये पूरी कोस्ट लाइन पे हमारा मछुआरा समाज निवास भी करता है, व्यवसाय भी करता है। पहले कभी इसको इतनी गौर से देखा नहीं गया। मछुआरे भी अपने आप चलते रहे और सरकारों ने भी इनको अपने आप चलने के लिए बाध्य रखा, मैं तो ये कहूंगा। मगर जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो कई क्षेत्रों में मोदी जी ने पहल की है। ऐसी ही एक और पहल के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने मत्स्य पालन विभाग को भी मंत्रालय देके स्वतंत्र मंत्रालय देने का निर्णय किया। इसी से ही पता चलता है कि मोदी जी की सरकार जो है उनकी प्रायोरिटी क्या है और इसी के चलते उन्होंने इनको स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया और मंत्रालय का दर्जा देने के बाद पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को, मतलब उसके सामाजिक जीवन को, उनके व्यावसायिक जीवन को, उनके कारोबार को, सभी को इकट्ठा देखते हुए इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बजट देने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए विभाग के तौर पे दिया। मैं ऑल इंडिया रेडियो के जो सुनने वाले लोग हैं उन सभी श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा कि स्वतंत्र विभाग मत्स्य पालन बनने के बाद इससे पूर्व में क्या स्थिति थी। हमारे देश में आजादी के समय काल से अगर आप आकलन करें तो 50-51 के दशक में जब देश की स्वतंत्र सरकार काम शुरू कर दिया तो 2 लाख टन जितना अपना इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन था देश का, वहीं से चलते चलते प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कालखंड तक 14 तक आते आते वो 2 लाख टन से बढ़कर 61 लाख टन जितना हो गया। तो इतनी प्रगति करने में 6 दशक से ज्यादा समय लगा। मैं आप सभी श्रोता जो हमारे कोस्ट लाइन पे रह रहे हैं और इनलैंड फिशरी के साथ जुड़े हुए देश भर के श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों की वजह से हम 8 साल में ही 121 लाख टन पर पहुंच गए। और इसी को आप ये कह सकते हैं कि यदि सरकार की नेतृत्व में सही दिशा से काम करने की राज्य की इच्छा शक्ति हो तो इस क्षेत्र को कितना बड़ा संबल मिल सकता है और हमारे सामाजिक जीवन को कितना बड़ा बल मिल सकता है, इनका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी आपको हमारे इस क्षेत्र को स्वतंत्र विभाग देने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 तक भारत सरकार की ओर से इसमें बहुत छोटी राशि का व्यय होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना लागू किया और नीली क्रांति का आह्वान किया। जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति है, हमारे यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ऐसे ही इसी क्षेत्र को भी ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व करने के लिए आह्वान किया और एक ही योजना से 20,000 करोड़ की राशि इस विभाग के लिए मुहैया करा दी। और पिछले 60 साल में जितना खर्चा नहीं हुआ है इससे कई ज्यादा खर्चा ये 8 साल के अंदर इसी विभाग के तहत प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये सारा काम करने की वजह से इस पूरे कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए और हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम लागू किए, इसके चलते आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट इसी विभाग के जरिए हो रहा है। पूरे समाज के
जीवन को बदलाव देने के लिए जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, और ये केसीसी के जरिए साधारण मछुआरा, साधारण हमारी कोई महिला है जो अपने आप में ही मच्छी पकड़ के अपना परिवार पाल रही है, उनको भी बैंक से ऋण मिलने की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार की व्यवस्था मैं ही मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ये हो रही है। तो इस प्रकार के आयोजनों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और मत्स्य संपदा योजना के जरिए कई योजनाएं, गैप्स जो भी थे मिल रहे हैं। हमारे नए नए फिश लैंडिंग सेंटर हो या फिशरमैनों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, उन सारी चीजों को इनके जरिए पहुंचाने का राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार काम कर रही है और इसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है। आपने बात की तटीय क्षेत्रफल की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये दूर दराज के मत्स्य पालक हैं, इनसे जुड़ने के लिए आपका विभाग क्या कदम उठा रहा है? ये बात तो सही है कि ये एरिया इतना व्याप्त है, एक प्रकार से तो पूरा देश ही इसमें ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो 8000 की तो कोस्ट लाइन है, 8000 किलोमीटर लंबी। फिर उसमें दूर सुदूर के टापू भी हैं, अंडमान निकोबार भी हैं और लक्षद्वीप भी है, वो भी इसी एरिया में जुड़ते हैं। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर जितनी भी बड़ी नदियों या तालाब वाला एरिया है, वहां भी फिशरमैन है। पूरी गंगा यमुना के बेल्ट में फिशरमैन रह रहे हैं। पूरे नदियों तालाबों में ये मत्स्य पालन का कामकाज हो रहा है। और आज मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कि मैरीन फिशरीज का जो एरिया है वो करीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना लंबा ये एरिया है, क्योंकि समुद्र के हमारे छोर से 200 किलोमीटर तक हमारी टेरिटरी लगती है। इसमें देश की हुकूमत लगती है, वो अपना एरिया माना जाता है। उसको EEZ नाम से भी समुद्री हमारे व्यवस्थापन में उसको बोला जाता है। तो ये एरिया इतना बड़ा एरिया है भारत के पास। उसके बावजूद आज मैरीन फिशरीज से इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्सपोर्ट में इनलैंड फिशरी का दबदबा है। जैसे हमारे श्रीम्प वगैरह जो एक्वाकल्चर वगैरह जो नया टेक्नोलॉजी के कारण डेवलपिंग हो रहा है, वो आज मैरीन प्रोडक्ट्स के आगे चल गए हैं। इतनी बड़ी समुद्री हमारे पास व्यवस्था होने के बावजूद इनलैंड फिशरीज का आज कारोबार मैरीन से आगे चल रहा है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का समर्थन देने से और सरकार की प्रोएक्टिव फिशरमैनों के प्रति की नीतियों के कारण ये सारा चल रहा है। और आपने कहा कि जुड़ने के लिए क्या हो रहा है, तो मैंने स्वयं ही एक यात्रा निकाली है। मैं बाय बोट अपने पूरे कोस्टल एरिया को देखने के लिए जा रहा हूं और वहां कोस्टल में बसे हुए समाज को मिलने के लिए जा रहा हूं। मैंने गुजरात के 1600 किलोमीटर के अपना जो कोस्टल एरिया है उनकी पूरी प्रवास मैंने कर लिया। मांडवी से मैंने शुरू किया था और उमरगांव तक मैं पहुंच गया हूं और अभी दूसरा चरण मेरा शुरू होगा, उमरगांव से बॉम्बे जाऊंगा। मगर भाई मैं बाय बोट ही जाऊंगा और वहां जाके फिशरमैनों के बीच में बैठ के, फिशरमैनों के गांव में जाके उसी के साथ बातचीत करके उनसे साथ जोड़ने का, और अब हम डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनके साथ कैसे जुड़ा जाता है, उनकी समाज व्यवस्था को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जानकारी में इतने समय में ये आया है कि ये जो हमारे मछुआरे समाज है उनमें सोशली अपनी व्यवस्थाएं बहुत ही मजबूत है। उसको पटेल बोलते हैं, उसके मुखिया को। उसमें हर समाज के हर गांव में उसके मुखिया है और उसकी इतनी हुकूमत लगती है कि कोर्ट के हुक्म को लोग माने या ना माने, ऐसा हो सकता है, उसमें अपील हो सकती है, मगर मुखिया ने अगर इसको हुक्म कर दिया तो उसी पे कोई अपील नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि मेरी इस यात्रा के दौरान मुझे पोरबंदर जाने का मौका मिला। वैसे भी मैं तो कई बार पोरबंदर गुजरात का होने के नाते मेरा जाना आना रहता था, मगर वहां के मछुआरे समाज का 200 साल पुराना पंचायत न्याय मंदिर है, पक्का 200 साल पुराना बोर्ड है, पंचायत न्याय मंदिर 200 साल से चल रहा है। वहां उनका मुखिया बैठता है, वहां सिंहासन है, वहां दोनों लोग वादी प्रतिवादी आमने सामने बैठते हैं और वो मुखिया उसका फैसला सुनाता है और वो मान्य हो जाता है। सो मैं ऐसी कोशिश करने वाला हूं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है उनको हमारी सरकारी व्यवस्था के साथ एक्सटेंशन के रूप में हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हमारी किसी रचना के कारण यदि ये व्यवस्था के साथ हमारा सरकारी कार्यक्रम जुड़ गया एक्सटेंशन का, तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार की सारी योजनाओं को हम अंतिम छोर में खड़े हुए हमारे भाई बहन के साथ पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। जब हम मत्स्य पालन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मछली, फिश, लेकिन अब हम इसका भी एक्सटेंशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ और ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम इस क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बात सही है कि जैसे ही मैंने अगली बात में भी आपको जिक्र करते हुए बताया था कि मैरीन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज और मरीन से भाई इनलैंड का आगे जाना, तो इसमें फिश के अलावा सीवीड के एक नया प्रोडक्शन आ गया है जिसको आप समुद्री शैवाल के रूप में भी लोग जानते हैं। तो एक प्रकार से वो एक प्रकार की खेती हो गई। उसके लिए कुछ समुद्री पानी जो होता है उसमें खास प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इसमें बहुत तरंगे ना हो, बहुत आवन जावन ना हो, ऐसी क्रीक जैसे एरिया हो जहां समुद्र का पानी आता हो मगर वहां पानी स्थिर रहता हो। तो ऐसे अपने पास तो बहुत बड़ा एरिया है, उसी को चिन्हित करके अब हम सीवीड पार्क भी डेवलप करने की हमारी योजना इस कार्यक्रम के तहत चल रही है। और मैं मानता हूं कि तमिलनाडु में एक सीवीड पार्क बनने की भी कगार पर हो गया है। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी लोगों के लिए खुला देखने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो एक सीवीड से ऐसा एक है कि वो महिलाओं को कामकाज देने में भी कामयाब होंगे और मत्स्य पालन में ज्यादातर पुरुष वर्ग जाता है समुद्र में, तो महिलाएं घर में ही रहती हैं। तो ये लोग ये किनारे पे ये सीवीड का प्रोडक्शन का कामकाज भी कर सकेंगे और अपनी आय के लिए एक नया साधन उनको भी मिल सकता है। एक पर्ल की खेती भी हो सकती है, मोती की खेती, इसको भी हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोती समुद्र में छिप में मिलते हैं, अब उसको एक एग्रीकल्चर के रूप में आप इसको गृह उद्योग के रूप में भी इसका भी एक डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पे ये श्रिम्प, हैचरीज और इनकी दुनिया में बड़ी मांग है और इनके ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ही बढ़ रही है और इसी को भी भारत सरकार की ओर से हम अपनी इस योजनाओं के तहत मदद करते हुए इसको बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे मंत्री जी कि हम जानते हैं कि भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और G20 के अंतर्गत जैसे आपने बताया कि नीली क्रांति और सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन जैसी बातें आती हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए है कि दुनिया में अभी कुछ ही महीने पहले ही जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सवाल उठा था कि अब फिशरीज क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जा रही है वो बंद होनी चाहिए, तो मुझे ये आपके माध्यम से देश के मछुआरों को ये सुनाने का बड़ा आनंद और गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हमारे कॉमर्स अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं पीयूष जी, उन्होंने वहां जाकर भारत की ओर से सारे देश के मछुआरों के हित में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और दुनिया के देशों के सामने अपने मछुआरों का पक्ष रखा कि हमारे मछुआरे अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अभी फिशिंग कर नहीं रहे, हमारे मछुआरे ट्रेडिशनल हैं ज्यादा और उनको बचाने के लिए ये सब्सिडी के प्रावधानों को बचाने का बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर हम करने में कामयाब रहे। तो अभी ये G20 का जब हम अध्यक्षता कर रहे हैं और हम होस्ट हैं, तभी हम हमारी ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं और हमारी पास जो वेराइटीज हैं और फिश एक ऐसा प्रोडक्शन है हमारा जो पोषण के लिए बहुत ही अच्छा एक मटेरियल है और माल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है उसमें एड्रेस करने के लिए सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो ये फिश है। प्रोटीन के लिए बहुत ही एक अच्छा फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत बड़ा साधन हमारे पास उपलब्ध है। तो इसका मार्केटिंग के लिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए और इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए हम बड़े प्रयास करने वाले हैं। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इस जानकारी से बहुत लाभ होगा। अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में विस्तार और प्रमुख योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।